सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी के सेवा सुरक्षा सहयोग बैच में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इस बैच में हमारी जो इंग्लिश की क्लास है उसमें हम पढ़ रहे थे वॉइस, और वॉइस की हमारी इससे पहले 3 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें हमने पढ़ा था भाई जो टेंस है हमारे सिंपल पास्ट और फ्यूचर, उनका पैसिव किस तरीके से बनाया जा सकता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमने कवर किया था, टेंस के अंदर जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली की हेल्प से बनाए जाते हैं, उनको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे वो सब हमने पढ़ा। लेकिन जो इंटेरोगेटिव में था हमारा, हमने हु, हुम और विच ये हमने अभी तक नहीं पढ़े थे। लास्ट की क्लास में हमने इनको स्किप कर दिया था। क्यों? क्योंकि भाई इनके रूल क्या है, थोड़े से एक्सेप्शनल है, ठीक है ना। इनके रूल जो बाकी के हमारे जो WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव उनकी तरह सेम नहीं है, और एग्जामिनर क्वेश्चन भी इनसे पूछता है, ठीक है ना। खासकर हु और हुम पे उसका ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है ना। इसलिए हम आज की क्लास में इनको पढ़ेंगे। और जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, मैं उसको एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा भाई, इस क्लास में हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो हरियाणा एग्जाम के लेवल से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि जिसका हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, हरियाणा CTSC का हो चाहे D का, हम उस लेवल से पढ़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करा तो वो हमारी दूसरी प्लेलिस्ट की वेट करे, जिसमें हम SSC के लेवल या बैंकिंग के लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें हम थोड़ा बेसिक करें, लेकिन जो बच्चा पहली बार इंग्लिश कर रहा है वो अपना बेस क्लियर करने के लिए इस क्लास को प्रेफर कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब है भाई, इस क्लास के माध्यम से हमारे साथ सिर्फ हरियाणा वाले बच्चे ही जुड़े रहें, जो बाकी की दूसरी प्लेलिस्ट आएगी वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। और हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी के नाम से, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया मिलेगा। उसमें आपको क्लासेस वगैरह या अपकमिंग बैच के बारे में सारी जानकारियां दी जाएगी, ठीक है। चलो भाई, हमारा जो आज का पहले पढ़ेंगे हु से बनने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव हम किस तरीके से बनाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना, जैसा कि आपको पता है भाई, हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं किसमें, पैसिव बनाते टाइम, ठीक है। हु के साथ कभी भी बाई का प्रयोग नहीं आएगा भाई, यानी कि बाई प्लस हु का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, इस चीज का खास ध्यान रखना, ठीक है। और हु का पैसिव 2 तरीके से बनाया जा सकता है, यानी कि एक बाई प्लस हुम का प्रयोग कर सकते हैं भाई हम, ठीक है ना। हु का पैसिव एक तो हु के साथ ही बनेगा और दूसरा किसके साथ बनेगा, हुम के साथ, ठीक है ना। बाई प्लस हुम का प्रयोग हो सकता है, लेकिन बाई प्लस हु का प्रयोग नहीं होगा, इस चीज का खास ध्यान रखना। चलो हु से रिलेटेड एग्जांपल देखते। मैं बोलता हूं हु हैज रिटन द गीता। हु हैज रिटन द गीता, गीता को किसने लिखा, किसके द्वारा गीता लिखी गई, ठीक है ना। इसका पैसिव बनाने के लिए भाई सबसे पहले, जैसे हम 3 क्लास क्लियर कर चुके हैं पहले, आपको इतना सा तो आइडिया आ चुका होगा। अब ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से अगले सेंटेंस में जाएगा। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये किस में चेंज होने वाला, ये हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। अगर पिछली क्लास अच्छे से अटेंड की होगी तो कैच कर पा रहे होगे मेरी बात को, ठीक है ना। तो कैसे बनाया जाएगा भी, सबसे पहले तो हमारा क्या यूज करेंगे, हमारा जो इंटेरोगेटिव वर्ड हु, उसके बाद क्या आएगी मेरी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आने वाली मेरी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज, ठीक है ना। उसके बाद भाई हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, यानी कि जो यहां पे ऑब्जेक्टर यहां पे आके सब्जेक्ट बनने वाला है, द गीता। फिर हमारे आगे हैज के साथ क्या जुड़ने वाला, बीन रिटन। अब जो बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग है वो हु के साथ सबसे लास्ट में होने वाला भाई, क्या होने वाला, बिल्कुल सबसे लास्ट में, ठीक है ना। ऐसा मत करना, कहीं ऐसा कर दो बाई हु हैज द गीता बीन रिटन, ऐसा करना क्या हो जाएगा, गलत। पहले ही बताया था बाई प्लस हु का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। एक तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, दूसरा किस तरीके से बनेगा भाई, दूसरा हम इसी सेंटेंस को बाई हुम की हेल्प से, यानी कि बाई हुम हैज
द गीता, बाय whom हैज द गीता रिटन, खाली रिटन। भाई कहीं दोबारा से बाई का प्रयोग ना कर दो, ऐसा करना गलत हो जाएगा, क्योंकि बाई का प्रयोग हम पहले कर चुके हैं और लास्ट में लगाएंगे सिर्फ हम हमारा क्या, इंटेरोगेटिव। क्या लगाएंगे, सिर्फ इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। या फिर मैं अगर इसी का एक एग्जांपल और लिख के दूं, मैं बोलूं हु प्लेड द क्रिकेट, हु प्लेड द क्रिकेट, हु प्लेड द क्रिकेट, द क्रिकेट। कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो हमको क्या लिखना भाई, हमारा इंटरोगेटिव हु, किस में जाएगा ये, वाज, हु वाज द क्रिकेट, द क्रिकेट प्लेड, क्रिकेट प्लेड, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, बाई। लास्ट में क्या आने वाला हमारा, बाई। दूसरे तरीके से कैसे बनाऊंगा मैं इसको, बाई whom was the cricket played, क्रिकेट प्लेड, ठीक है ना, क्रिकेट प्लेड। हु का जो हमारा पैसिव वॉइस है वो दो तरीके से बनने वाला है, एक तो हु लास्ट में चल के बाई, या फिर बाई प्लस हुम, ठीक है ना, हु का क्लियर। उसके बाद आता है हमारा क्या, हुम, ठीक है ना, हुम। देखो हुम का पैसिव बनाते टाइम भाई हुम नहीं रहेगा, किसके साथ बनेगा वो हमारा, वो बनेगा हु के साथ, हुम, हुम। मैं बोलता हूं जैसे सेंटेंस, हुम हैव यू इनवाइटेड, हुम हैव यू इनवाइटेड, हुम हैव यू इनवाइटेड, ठीक है ना, हुम हैव यू इनवाइटेड। इसका क्या बनेगा भाई, हुम का क्या बताया मैंने, हुम का पैसिव बनाते टाइम हुम का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, इसको बनाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते, हु की। इसीलिए मैं इनको अलग से इसीलिए पढ़ा रहा था क्योंकि इनके थोड़े एक्सेप्शनल है। तो क्या बनेगा, हु हैज, किस में जाएगा, हु हैज बीन इनवाइटेड, इनवाइटेड बाई यू, बाई यू, इस तरीके से बनेगा, बाई यू, ठीक है ना। मैंने बताया था हु प्लस बाई का प्रयोग क्या नहीं होने वाला, एक साथ प्रयोग नहीं होने वाला है। ये स्ट्रक्चर को, यानी कि पहले तो क्या रखोगे हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड, ठीक है, उसके बाद क्या रखोगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर बाई, और फिर क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है वो क्या है, विच। विच को भी हम दो तरीके से बनाएंगे, क्या, दो तरीके से। मैं बोलता हूं विच टीचर टॉट यू, विच टीचर टॉट यू, कौन सा टीचर तुम्हें पढ़ाता है, ठीक है ना, विच टीचर टॉट यू। इसका भाई दो तरीके से बना सकते, एक तो हम इसमें बाई प्लस विच का प्रयोग एक साथ भी कर सकते हैं, बाई प्लस विच का प्रयोग क्या कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। दूसरा फिर अगर हम चाहें तो विच प्लस बाई, विच और बाई का अलग अलग भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इसको दो तरीके से बनाएंगे। हो सकता है आपने अभी तक इसको एक तरीके से पढ़ाओ और एग्जामिनर ये ऑप्शन ना दे, ये वाला दे दे, ठीक है ना। चलो देखो कैसे बनेगा, मैं बोलूं, चलो मैं इसकी हेल्प से लिखता हूं। पहला लिखूंगा बाई विच टीचर वर यू टॉट, बाई विच टीचर वर यू टॉट, बाई विच टीचर वर यू टॉट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हमने पहले भी सेंटेंस देखे होंगे, मीन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच भी किसको लगा दिया जाता है भाई, हमारे सब्जेक्ट को। बाई विच टीचर वर यू टॉट, बाई विच टीचर वर यू टॉट। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, विच टीचर वर यू टॉट बाई, बाई विच टीचर वर यू टॉट बाई। विच से बनने वाले सेंटेंस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना।
भाई मैंने बताया था ये तीनों के तीनों थोड़े एक्सेप्शनल हैं, ठीक है, लेकिन हरियाणा के एग्जाम में वो इतने ऐसे भी ऑप्शन नहीं देता कि आप बिल्कुल निकाल नहीं पा रहे होगे। विच का भी बताया मैंने, 2 तरीके से बना सकते हैं। हु का भी बताया मैंने, 2 तरीके से बना सकते हैं। और हुम का तो सिर्फ एक तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उसमें हुम का हुम के साथ ही नहीं बनेगा। हुम की जगह किसका प्रयोग होगा? हु का प्रयोग होगा। और बाई प्लस हु का एक साथ प्रयोग नहीं होगा, इस चीज का भी खास ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में देखोगे वहां पे आपको बाई प्लस हु के साथ भी एक ऑप्शन मिलने वाला है। बाई हु का प्रयोग बिल्कुल नहीं हो सकता, बाई प्लस हुम का प्रयोग हो सकता है, बाई प्लस हुम का प्रयोग हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसके बाद जो अगला हमारा वॉइस से रिलेटेड टॉपिक होने वाला है भाई, वो है हमारा क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा होने वाला है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखो, जैसे कि आपको पता होगा, हर सेंटेंस का अपना क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है। हर सेंटेंस का क्या होता है? अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा बनता है। लेकिन जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें स्ट्रक्चर जैसा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। उसमें स्ट्रक्चर जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं अब लिखूंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं ओपन द विंडो, ओपन एक वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है? द विंडो है। तो भी देखा जाए तो सब्जेक्ट पहले आना चाहिए था, और वर्ब इसमें पहले आई हुई है, और ना ही ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है ना। यानी कि इस टाइप के सेंटेंस को हम किस में रखते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर रखते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव हम किस तरीके से बनाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैं बोलता हूं मैं बोलता ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये सेंटेंस मेरा कैसा है? पैसिव, ये मेरा कैसा सेंटेंस है भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन कौन से पढ़ेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस जिनसे ऑर्डर या फिर कमांड, ऑर्डर, कमांड या फिर एडवाइस इत्यादि का बोध हो, ठीक है। एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट वगैरह कह लो, रिक्वेस्ट वगैरह का बोध हो, तो ऐसे सेंटेंस का हम क्या करेंगे? पैसिव बनाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर पूछता भी इनसे ही, ठीक है। किस तरीके से बनाया जाएगा? देखो, इसी को ले लेता हूं मैं बोलता ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। इसका पैसिव बनाने के लिए भी सबसे पहले हम पैसिव में क्या डालेंगे? लेट। सबसे पहले क्या यूज होगा हमारा? लेट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद डालेंगे हम किसको? हमारा जो सब्जेक्ट था, ठीक है ना। क्या डालेंगे फिर? हमारे जो सब्जेक्ट था यहां पे, ठीक है ना। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, फिर लिखेंगे हम इन्फिनेटिव टू, फिर प्लस बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या डालेंगे? लेट प्लस सब्जेक्ट टू प्लस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी कि इसका पैसिव क्या बनने वाला? लेट ए ग्लास ऑफ वाटर टू बी ब्रोट। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोट, ठीक है ना। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर टू बी ब्रोट, इसका पैसिव कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है ना। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर टू बी ब्रोट, ठीक है। इसके बाद जो हम अगला एग्जांपल लेते हैं वो देखो। अच्छा भाई, एक चीज और देखो, इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे बना सकते हैं हम? इसमें मैं एक वर्ड ऐड कर सकता हूं, यू आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यू आर एडवाइज्ड टू ऐड करके ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। पूरा का पूरा एज इट इज, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ
वाटर। ठीक है ना, कैसे बनाएंगे? दो तरीके से। पहला तो क्या करेंगे भाई, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी, फिर क्या डालेंगे? सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा भाई, इससे क्या होता है भाई, इससे एडवाइस का बोध हो रहा है। अब भाई क्या नाम है सॉरी, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि उसमें उसको एक गिलास पानी लाने के लिए बोला गया है, तो उसमें हम ये वाला वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। अरे सर सॉरी भाई, इसमें एडवाइज नहीं भाई, ऑर्डर दे रहा, तो यहां पे यू आर ऑर्डर्ड आएगा। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, सॉरी, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है ना, चलो ऐसा ही एक एग्जांपल देखो। ये तो हमारा कौन सा था? ऑर्डर का। ठीक है, मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, मैं बोलता हूं हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस। गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करो। इस सेंटेंस से मेरे को किसका बोध हो रहा है? एडवाइस का। इसका भाई एक तो मैं किसकी मदद से बना सकता हूं? लेट, यानी कि लेट, उसके बाद क्या आएगा मेरा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? टू प्लस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बनेगा इसका? लेट द हेल्पलेस, लेट द हेल्पलेस, लेट द हेल्पलेस टू बी हेल्प्ड, टू बी हेल्प्ड, टू बी हेल्प्ड। ठीक है ना, टू बी हेल्प्ड। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, इसमें एक वर्ड ऐड कर सकता हूं। कौन सा भाई? इससे मेरा किसका बोध हो रहा है? एडवाइस का बोध हो रहा है, एडवाइस का। ठीक है ना, एडवाइस का। तो मैं क्या बोलूंगा? यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द हेल्पलेस। इस चीज का भाई खास ध्यान रखना है। इनको कितने तरीके से बनाया जा सकता है? दो तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है ना। अगला देखो, अच्छा एक इसी में नेगेटिव और लिख के देख लो। जैसे मैं बोलता हूं डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, ये तो हमने पॉजिटिव पढ़े थे। अच्छा, इन पुअर के जो गरीबों की है भाई, उनका क्या नहीं करना? इंसल्ट नहीं करनी। इससे किसका बोध हो रहा है भाई? एडवाइस, भाई सलाह दे रहे हैं हम किसी को, अब भाई हमें गरीबों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तो कैसे बना सकते हैं? पहला तो हम लेट द हेल्प पुअर नोट टू नॉट बी इंसल्टेड, टू नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है ना, टू नॉट बी इंसल्टेड। या फिर दूसरा कैसे बनाएंगे? यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू नॉट बी इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर। ठीक है ना, टू नॉट बी इंसल्ट द पुअर। ठीक है, इसके बाद जो अगले हमारे कुछ इंपेरेटिव ऐसे भी होते हैं जिसमें भाई प्लीज और काइंडली वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? प्लीज और काइंडली, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस भाई। ठीक है ना, टू और किससे शुरू होने वाले हमारे? जैसे भाई मैं बोलता हूं प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज गिव मी ए बुक। ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते टाइम भाई क्या करते टाइम? पैसिव बनाते टाइम हम प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं। प्लीज और काइंडली को क्या कर देते हैं? पैसिव बनाते टाइम हम हटा देंगे ऐसे वर्डों में। ठीक है ना, और प्लीज गिव मी ए बुक, कृपया मुझे किताब दीजिए, इससे हमारा किस चीज का बोध हो रहा है? इससे हो रहा रिक्वेस्ट का। तो क्या बोलेंगे हम? यू आर रिक्वेस्टेड
टू गिव मी ए बुक, गिव मी ए बुक, टू गिव मी ए बुक। यानी कि हमको सेंटेंस से ये हिसाब लगा लेना है, सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है, टेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है, या टेंस में फिर ऑर्डर दिया जा रहा है, उस हिसाब से हम ये वर्ड ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और प्लीज और काइंडली वालों में हमने क्या करना है, ये प्लीज और काइंडली वर्ड हमको हटा देने हैं। क्या कर देने, ये वाले वर्ड हमको हटा देने हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं बोलूं काइंडली, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। इसका जब मैं पैसिव बनाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं काइंडली वर्ड को हटा दूंगा, यानी कि मैं बोलूंगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, टू पोस्ट दिस लेटर, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से हमारा होने वाला है ये वाला, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं अब तक आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, जो आज की हमारी क्लास रहेगी यहीं तक रहेगी। जो हमारा वॉइस है वो हम अगली क्लास में, वॉइस की वो हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, ठीक है ना। जितना भी मैंने करा ये थोड़े ही एक्सेप्शनल है भाई, इन पे रूल बेस्ड, जिनमें थोड़ा सेंस बेस्ड काम करता है, ठीक है ना। और जो अगले हमारी जो लास्ट की मिनट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं किसके लिए, वोकैब के लिए। 90 तक हम वोकैब कर चुके हैं, और 90 के साथ साथ हम प्लस में क्या है 3 या 4 वर्ड एक्स्ट्रा भी पढ़ चुके हैं, यानी कि अराउंड 300 प्लस हम वोकैब कर चुके हैं, ठीक है ना। चलो आज का हमारा जो कौन पोर्शन होने वाला वोकैब का, उसमें देखना कौन कौन से वर्ड होने वाले हैं। जो वोकैब का पोर्शन मैंने पहले भी बताया था, इजी, इतना इजी कंसेप्ट नहीं है उसको याद करना, वो जस्ट जीके की तरह है, उसको रेगुलर यूज में लेके आओ, ठीक है ना, तब जा करके वो याद होगी, ठीक है। देखो जो आज के हमारी वोकैब होने वाली है, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है एक्रिव। एक्रिव का मतलब होता है भाई वृद्धि करना, कोई चीज, किसी चीज का क्या करना, ग्रो करना, यानी कि फिर कलेक्ट करना, इकट्ठे करना, गैदर, एक जगह इकट्ठा करना, गैदर का भी मीनिंग वही होने वाला, या फिर अकमलेट, अकमलेट का भी मतलब क्या होता है भाई संचय करना, इकट्ठा करना। ये हम जो सिनोनिमस पढ़ रहे हैं, सिनोनिमस पढ़ रहे हैं, यानी कि सभी का मीनिंग क्या होने वाला सेम। लेकिन यहाँ पर भाई अकमलेट के साथ स्पेलिंग भी याद करते हुए चलोगे, क्योंकि इससे रिलेटेड पूछ ली जाती है, ACCUMULATE, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे, मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा भाई, इनकी स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन करेक्टली स्पेल्ड का भी आता है। क्वेश्चन मतलब ग्रामर में वो क्या, सॉरी क्या दे देगा, स्पेलिंग गलत दे देगा, और इन पूछ लेगा इनमें से कौन सी ठीक है या कौन सी गलत है, इस तरीके से। यानी कि सिलेबस को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, हम वोकैब पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ आप करेक्टली स्पेल्ड का पोर्शन भी साथ के साथ कवर करते चलेंगे। अगला वर्ड है भाई एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है भाई अपराधी, जिसके ऊपर अपराध लगा हुआ हो, अपराधी, ठीक है ना। इंडेक्टेड, इंडेक्टेड, एक्यूज्ड तो बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, एक नया वर्ड ऐड करना क्या, इंडेक्टेड। इंडेक्टेड का मतलब क्या होता है, अपराधी। अगला है भाई अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है भाई अनुकूल, इसका सिनोनिमस क्या होने वाला, एडजस्ट, यानी कि जैसा भी माहौल चल रहा हो, जैसा भी मौसम चल रहा हो, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अपने आप को अडेप्ट कर लेना। और मेरे ख्याल से ये वर्ड पहले आया हुआ है, क्योंकि भाई अब जितने ज़्यादा वर्ड करते चलेंगे क्या होता चलेगा, वर्ड रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोला था 2-2.5 हज़ार वर्ड है जो बार बार एग्जामिनर रिपीट में डालता रहता है, बस उन्हीं को याद करना। अगला भाई एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है भाई किसी चीज़ का आदी होना, या किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा ही झुकाव होना, इसका सिनोनिमस है इंक्लाइंड, झुका हुआ, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एडेक्वेट। एडेक्वेट का मतलब होता है भाई कोई चीज़, कोई भी जो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सफिशिएंट हो, या फिर क्या बोले इनफ हो, काम चलाने योग्य हो, एडेक्वेट। अगला है भाई एडहेयर। एडहेयर का मतलब होता है भाई पालना करना, क्या करना, पालना करना, या फिर कंप्लाई। कंप्लाई का भी मीनिंग सेम होता है, किसी चीज का क्या करना, पालन करना। अगला है भाई एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब होता है किसी को धिक्कारना, किसी को डांटना, किसी को धमकाना। इसका भी सिनोनिमस क्या होगा, रिप्रीमेंड, क्या करना, रिप्रीमेंड करना, किसी को डांटना। अगला है भाई एडमोनिशन। एडमोनिशन का जो सिनोनिमस है वो है वार्निंग,
वार्निंग वर्ड का तो अच्छे से पता होगा, यानी कि किसी को चेतावनी देना, तो उसके साथ एक नया वर्ड ऐड करोगे, क्या? एडमोनिशन, ठीक है ना। फिर है भाई अडल्टरेटेड। अडल्टरेटेड, अडल्टरेटेड का मतलब होता है भाई मिलावटी, कोई चीज क्या करना? मिलावट करना। इसका जो सिनोनिमस है वो कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का वैसे तो मीनिंग है दूषित भी होना है, दूषित होना है यानी कि किसी प्योर चीज में कुछ एक्स्ट्रा डाल देना, वो उसको दूषित करने जैसा ही हो जाएगा, यानी कि मिलावट कर देना। अडल्ट्रेटेड का क्या होने वाला मतलब? कंटेमिनेट। अगला है वर्ड हमारा 100। हमने भाई 100 पर आ गए हैं और इसके साथ 2-2, 3-3 वर्ड तो हम पढ़ ही रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है ना। एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है भाई आगमन, किसी चीज का आना, या यूं भी कह लो कोई नई चीज का अवतार लेना, एडवेंट। और उसका सिनोनिमस क्या होने वाला हमारा? अराइवल। क्या? अराइवल। अराइवल, डिपार्चर, इन बातों का वर्ड का तो पता ही होगा। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, जो हमारे अनुकूल ना हो, जो हमारे फेवर में ना हो, हमारे फेवर में ना हो यानी कि अनफेवर, अनफेवरेबल, इसका सिनोनिमस होने वाला। एडवोकेट। एडवोकेट का तो पता ही होगा हमारा, एडवोकेट भाई यानी कि वकील कहते हैं जिसको हम, हमारा सपोर्ट, यानी कि वकील क्या करता है? हमें सपोर्ट ही करता है, तो इसका सिनोनिमस क्या होने वाला? एडवोकेट का सपोर्ट। अगला है भाई अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है भाई किसी के प्रति मतलब अपनी फीलिंग होना, ठीक है ना, सिंपैथी दिखाना बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। अफेक्शनेट का मतलब क्या होने वाला? सिंपैथी, किसी के साथ हमारी अटैचमेंट होना, जिससे हमारे पेरेंट्स के साथ होती है। अगला है भाई एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट का मतलब होता है भी परेशान करना या तंग करना या किसी को चिढ़ाना। एफ्लिक्ट, पीड़ा देना किसी को। उसका दूसरा जो सिनोनिमस होने वाला वो क्या? एनोई। क्या? एनोई। अगला और हमारा आज की क्लास का जो लास्ट वर्ड है वो क्या? हमारा एफरेंट। एफरेंट का मतलब होता है भाई किसी को क्या करना? किसी की बेइज्जती करना, किसी का क्या करना? अपमान करना, या फिर उसकी क्या करना? इंसल्ट करना, ठीक है ना। आज की क्लास के ये हमारे वर्ड थे। आज की क्लास हमारी यहाँ तक रहेगी, साथ ही साथ वो कैब को करते हुए चलेगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और क्लासेस की और सारी क्लासेस की जानकारी लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह, वैकेंसी वगैरह के बारे में बताते रहते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।